हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर एग्जाम्स। हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर द यूनियन पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, यानी संघ की संसद या विधायिका, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ेंगे। अगर आपको इसको पीपीटी पे पढ़ना है तो आई बटन पे लिंक है, वहां से क्लिक करके आप इसको जाके पीपीटी पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि जहाँ पे ज्यादा कंटेंट आपको सामने दिखते हैं, यहाँ पे तो समझाने वाला दौर चलेगा। ठीक है, हाँ, इसके अलावा यह है कि चैप्टर तो आप पढ़ते रहोगे और प्लेलिस्ट है, काफी ज्यादा आप पढ़ चुके हो। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस करोगे कहाँ से? सैंपल पेपर सॉल्व करने का दौर शुरू हो गया है। तो हमारे पास सैंपल पेपर है ओसवाल गुरुकुल की, सारे सब्जेक्ट्स इसमें सैंपल पेपर है, 61 वो टोटल इसमें है। ठीक है, तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, खरीदो और शुरू कर दो प्रैक्टिस। क्योंकि अगर एग्जाम में स्कोर करना है तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जानकारी बहुत रहेगी, अगर लिख नहीं पाओगे तो दिक्कत होगी। ठीक, तो जो हमारा चैप्टर है द यूनियन पार्लियामेंट, तो अगर हम सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में इसकी स्टार्टिंग होती है मीनिंग ऑफ द फेडरल सेटअप इन इंडिया, इस टॉपिक से। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया में जो फेडरल सेटअप है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखेंगे, यानी फेडरल सेटअप से देखेंगे फेडरल सेटअप। तो फेडरल सेटअप जानने से पहले यहाँ पे हम ये जानते हैं, ठीक है, कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, तो उसके पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे जो है दो तरीके की गवर्नमेंट होती है। एक होती है फेडरल, या दो तरीके का सिस्टम होता है, एक होता है फेडरल सिस्टम और एक होता है यूनिटेरी, यानी ये एक दूसरे के कंट्रेरी है, यूनिटेरी सिस्टम। ठीक, तो ये जब समझेंगे तब हम ये चीजें समझ पाएंगे, ये एक दूसरे के क्या है, कंट्रेरी है। तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है? फेडरल सिस्टम में 2 या मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। ठीक है, या इसको कह सकते हो 2 या इससे ज्यादा टियर में गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जैसे आप देखोगे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी सेंटर पे एक है, इसके बाद एक स्टेट पे है, यानी बेसिकली ये हो गए। इसके आगे इसके बाद भी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपके जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इस तरीके से। इनमें खास बात क्या होती है, हम फेडरल सिस्टम देख रहे हैं सबसे पहले। इसमें खास बात क्या होती है कि जो सेंटर और स्टेट है, ठीक है, इनके जो पावर है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसको आप कह सकते हो रिटन ड्राफ्ट, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर सेपरेट किए गए होते हैं। यानी ये अपनी जो अथॉरिटी है या इनका जो जुरिस्डिक्शन है, ये कहां से लेते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। यानी इनके आपस में किसी भी तरीके का कोई भी डेडलॉक नहीं होता, क्योंकि ये कहां से पावर लेते हैं? सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। राइट, इनके अपने पावर्स क्या होते हैं? बटे होते हैं। एक पॉइंट समझ में आया? कंट्रेरी में अगर हम देखें कि अगर यूनिटरी सिस्टम है तो वहां पे क्या होगा? वहां पे क्या होता है? केवल एक स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी यहाँ पे 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखे हो, यहाँ पे केवल एक सेंटर होता है, स्ट्रॉन्ग सेंटर। लेकिन मान लो अभी अपनी इंडिया है, वहां पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो क्या वहां से मोदी जी के सारे अधिकारी सीधे सब तो कुछ कर नहीं पाएंगे? वहां पे भी जैसे स्टेट बटेगा, डिस्ट्रिक्ट बटेगा, यानी यूनिट्स बटेंगी। तो जैसे यहाँ पे सेंटर स्टेट इस तरीके से होता है, यहाँ पे क्या होती है? सब यूनिट्स बांटी जाती हैं उसको एडमिनिस्टर करने के लिए। अगर एग्जांपल में देखोगे फेडरल सेटअप का, तो यूएसए में फेडरल सेटअप है, अमेरिका में मतलब प्रॉपर, ठीक है, कॉपी बुक स्टाइल वाला। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है अभी हम देखेंगे, वो चीज यहीं पे देखेंगे, इंडिया का फेडरल सेटअप चेक करेंगे। और अगर हम यूनिटरी सिस्टम में देखेंगे तो फ्रांस हुआ, यूके हुआ, ठीक है, इन सब जगह पे क्या है? यूनिटरी सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या होता है? सब यूनिट्स में वो पावर डिवाइड होती है, लेकिन ये जो पावर्स हैं, ठीक है, ये जो पावर है ये सेंटर इनको देता है कि तुम इतने पावर पे एक्सरसाइज करोगे। यानी इनकी जो पावर्स है सब यूनिट्स की, ये पावर कभी भी रिड्यूस करी जा सकती है, कभी भी इंक्रीज करी जा सकती है, वो सब डिपेंड करता है किस पे? सेंटर पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ये सेंटर पे नहीं डिपेंड करता कि पावर जब चाहो रिड्यूस कर दोगे, जब चाहोगे बढ़ा दोगे। ये सारा डिपेंड करता है कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन पे। बात समझ में आई? अब यहां पे क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी होती है। अब इंडिपेंडेंट जुडिशियरी क्यों होती है, क्या मतलब है? जैसे मान लो भाई एक ये रिटन ड्राफ्ट है, यहां से दोनों पावर ले रहे हैं, लेकिन अगर डेडलॉक क्रिएट हो जाए, उसकी इंटरप्रिटेशन में कहीं डेडलॉक क्रिएट हो जाए, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए, उस पर डिसीजन देने के लिए, वहां पे जस्टिस करने के लिए जुडिशियरी बैठी हुई है, वो यहाँ पे जस्टिस करेगी। ठीक है, इनके अपने जो है, जो फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, वो भी सेपरेट किए होते हैं कि कहां से कौन कितना टैक्स लेगा, कहां से कितना फाइनेंस उठाएगा और किसके कहां खर्चे होंगे। ये भी सबके अपने अलग अलग होते हैं, यानी इनके एक दूसरे पे किसी तरह डिपेंडेंसी नहीं होती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारे ग्रांट सेंटर से ही आएंगे। इनके पास कमाने का कोई साधन नहीं है, या खर्चा भी अपने आप से नहीं कर सकते। ठीक, ये बेसिक चीजें हैं, डिफरेंसेस किसमें?
फेडरल सिस्टम में और यूनिटरी सिस्टम में। बस इतनी सी जानकारी आपके लिए इनफ है ये जानने के लिए कि इंडिया में कैसा सेटअप है, ठीक है। तो अगर हम इंडिया को देखेंगे तो अगर आपसे मैं पूछूं क्या इंडिया फेडरल कंट्री है प्योरली, तो आपका आंसर होना चाहिए नो। क्या इंडिया यूनिटरी है, तो आप कहोगे नो, दोनों नहीं है। तो क्या है, ये मिक्स है। इंडिया के लिए एक चीज कही जाती है, ठीक है, फेडरल, ठीक है, इन बॉडी एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। यानी अगर एक आदमी देखो तो शरीर से देखने में वो कैसा लग रहा है, मतलब इंडिया को अगर एज ए ह्यूमन बॉडी देखो तो बाहर से देखने में वो फेडरल सेटअप में लग रही है, लेकिन उसकी स्पिरिट जो है वो यूनिटेरी है। अब कैसे, इसका मतलब यही हुआ कि इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे पाए जाते हैं। इंडिया में भी 2 या मोर या 3 टियर सिस्टम है, ठीक है, मतलब आपके यहाँ पे लोकल से गवर्नमेंट भी है, तो 2 कह लो या 3 कह लो, ठीक है, 2 कह लो या 3 कह लो। अब 2 या 3 इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो थर्ड जो टियर है वो आपकी डीपीएसपी का सब्जेक्ट है, इसीलिए हम 2 पे भी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो टियर गवर्नमेंट है, ठीक है, और ये जो है यानी ये सब यूनिट्स नहीं है यूनिटरी गवर्नमेंट की तरह, ठीक। तो पहला चीज तो ये हो गया फेडरल के लिए। दूसरा इसमें क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन से ही ये क्या कर रहे हैं, तो सब अपना पावर ले रहे हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि जो इनका फाइनेंस सिस्टम है, फाइनेंस सिस्टम वो भी अपना क्या है, अलग है। और यही कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये है कि इनके जो राइट्स हैं, इनका जुरिडिक्शन है, ठीक है, वो आपके जो 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल में तो आपके जो सेंट्रल लिस्ट है यानी यूनियन लिस्ट जिसको कहोगे, यूनियन लिस्ट में यूनियन की पावर दी हुई है, स्टेट लिस्ट में स्टेट की पावर दी हुई है, ठीक है। तो यानी सबकी पावर भी यहाँ पे क्या करी हुई है, एलोकेट कर दी गई है, ठीक। तो ये सब सिंबल किस चीज के, ये सब सिंबल है फेडरल गवर्नमेंट के। लेकिन मैंने कहा कि स्पिरिट जो है वो इसकी यूनिटरी टाइप की है, तो वो कैसे है, तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा सिंगल, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये नहीं है कि स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, ये नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का क्या है, एक है, इसी में पावर दोनों की एलोकेट करी गई है, ठीक। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें कुछ लॉज जो हैं, ठीक है, कुछ लॉज जो हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, क्या है, फ्लेक्सिबल हैं, और फ्लेक्सिबल लॉज जो हैं वो यूनिटरी स्पिरिट की तरफ जाएंगे, और कुछ लॉज इसमें है रिजिड, और जो रिजिड वाले हैं वो कहाँ जाएंगे, वो आपके जाएंगे यहाँ पे फेडरल सेटअप में। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी ज्यादा रिजिड है, लेकिन जो ब्रिटेन जो प्योर यूनिटरी है वहां का क्या है, फ्लेक्सिबल है। और इंडिया जो कि दोनों तरीके का, तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन दोनों है, आप कहोगे एक ही कॉन्स्टिट्यूशन दोनों तरीके से क्या हो, कैसे हो सकता है, तो यही है कि उसमें कुछ क्लॉज जो है वो फ्लेक्सिबल है, यानी उसको सिंपल मेजोरिटी से या 2/3 मेजोरिटी से उसमें किसी भी तरीका अमेंडमेंट किया जा सकता है। लेकिन रिजिड वाले में है कि उसमें इस तरीके से सिंगल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से या 2/3 मेजोरिटी से ही उसमें हम किसी भी तरीके अमेंडमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी यानी जो प्रेजेंट एंड वोटिंग आप पढ़े होंगे, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए। अगर किसी स्टेट पे करना है तो उन स्टेट का भी कंसेंट होना चाहिए। यानी अगर कोई जिसको कहते हैं ना कि अगर कोई बड़ा चेंज करना है तो बड़ा चेंज करने के लिए सिंगल हैंडेडली ना तो स्टेट कुछ कर सकता है और ना इवन सेंटर कुछ कर सकता है, ठीक। तो जब ये दोनों मिलकर के ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब अलग अलग, तो इसका मतलब वो रिजिड हुआ, और रिजिड होने का मतलब ये हुआ कि फेडरल सेटअप स्टेब्लिश है। अगर नहीं ऐसा कर सकते तो फेडरल सेटअप स्टेब्लिश है। और फ्लेक्सिबल में ये है कि अगर मान लो स्टेट अकेले बैठे बैठे कुछ कर सकता है बिना स्टेट का कंसर्न लिए हुए, यानी इसका मतलब ये हो कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टेट की वैल्यू कम है, यानी यूनियन पावर जो यूनिटरी पावर है वो ज्यादा वहां पे पावरफुल है। बात आपके समझ में आ रही होगी। ध्यान से सुनना बेटा, बोर्ड के लिए तो काम आएगा ही, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका इतना क्लियर कर दूंगा कि फ्यूचर में कहीं भी आप यहाँ पे नहीं फंसने वाले हो। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, हमने ये तो कह दिया कि इनका फाइनेंस सिस्टम जो है वो सेपरेट है, लेकिन एक चीज हमेशा है,
ग्रांट्स हमेशा सेंटर की तरफ से दिए जाते हैं, क्योंकि ज्यादा जो फाइनेंस असेट्स हैं वो सेंटर को एलोकेट किए गए हैं, तो ग्रांट्स जो है सेंट्रल स्टेट को देता रहता है। ठीक, तो और ये यूनिटरी सिस्टम का एक हिस्सा है, तो ग्रांट्स देता रहता है। इसके अलावा अगर कहीं इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए, तो पूरा का पूरा सिस्टम फट से फेडरल से कन्वर्ट होकर के यूनिटरी बन जाता है। ऐसा प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, यानी उस समय एकदम यूनिटरी सिस्टम हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो ये 7 शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट ये है, ठीक है, मतलब और भी लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, रेसिड्यूरी पावर्स है, लेकिन बेसिकली चूंकि टायर गवर्नमेंट पे बात कर रहे हैं, टीयर गवर्नमेंट पे, तो तुरंत क्या हो जाएगा कि यूनियन लिस्ट जिसपे हमारी जो यूनियन पार्लियामेंट लॉज बनाती है, वो तुरंत स्टेट के लिस्ट में भी लॉज बनाने के लिए ऑथराइज हो जाएगी। इसके अलावा ये भी कि अगर इमरजेंसी ना भी हो तो जो हमारे सेंटर में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज राज्यसभा, तो राज्यसभा भी आर्टिकल 249 के तहत वो एक सिंपल मेजॉरिटी से ये चीज कह सकती है, ठीक है, अपने पार्लियामेंट को कि हम किसी स्टेट के लिए लॉ बनाना चाहते हैं, और उस टाइम पे भी वो स्टेट के लिए लॉ बना सकती है। तो स्टेट के लिए अगर सेंट्रल लॉ बनाएगी तो वो किस सिस्टम में आएगा, यूनिटरी सिस्टम में आ जाएगा। होप इतना इनफ है, ठीक है। यानी अगर आपसे कभी पूछा जाए कि फेडरल सिस्टम इन इंडिया के बारे में आपको लिखने को, तो आप सबसे पहले लिखोगे इंडिया इज फेडरल, ठीक है, इन अपीयरेंस एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, ठीक है। एग्जैक्ट इसका कोई स्टेटमेंट है, हाँ, फेडरल इन फॉर्म, ठीक है, क्या कहोगे, फेडरल इन फॉर्म फॉर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखोगे। और इसके दोनों फीचर लिखोगे इंडिया में कि यहाँ पे फेडरल सिस्टम के भी फीचर्स पाए जा रहे हैं और यूनिटरी सिस्टम के भी फीचर पाए जा रहे हैं, दोनों फीचर्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं। होप ये चीज पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, अब यहां से शुरू होता है द यूनियन पार्लियामेंट, ठीक, क्या शुरू होता है, द यूनियन पार्लियामेंट, यानी फेडरल सेटअप हम लोगों ने देख लिया। कमेंट वमेंट करते रहना, बताते रहना कि हाँ पर्टिकुलर टॉपिक आपके समझ में आया है या नहीं, ठीक। तो अब हम बात करेंगे यूनियन पार्लियामेंट पे, ये चीज, ठीक है। तो यूनियन पार्लियामेंट अगर करोगे, इसकी बात करोगे, ठीक है, तो इसके यूनियन पार्लियामेंट अगर बात करोगे तो इसमें 3 लोग शामिल होते हैं। एक तो इसमें प्रेसिडेंट भी शामिल है, ये इंटीग्रल पार्ट है, थोड़ा सा भी इस पे बात कर लेंगे कैसे। और इसके अलावा आपकी लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा, LSRS, ठीक। प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट इस तरीके से कि वैसे तो ये ना तो मेंबर होता है लोकसभा का, ना तो मेंबर होता है राज्यसभा का, लेकिन चूंकि ये लॉ मेकिंग पार्टी है और कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बन पाएगा, यानी कोई भी जो है कैब तब तक CAA नहीं बन पाएगा। कैब जान रहे हो ना, कैब और CAA जो चला था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और बिल वाला, तो बिल तब तक AFR एक्ट नहीं बन पाएगा जब तक इसका सिग्नेचर नहीं होगा। तो यानी इंटीग्रल पार्ट तो इसका हो ही गया। ये किस तरीके से, इसके अलावा आपको पता है कि सेशन को बुलाना, ठीक है, और सेशन को प्रोरोग करना, यानी सेशन का प्रोरोगेशन, ठीक है, ये दोनों कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक। तो ये सब काम प्रेसिडेंट के हैं, प्रेसिडेंट ही क्या करता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक। तो ये सब काम, इसलिए इंटीग्रल पार्ट ये है। चलो एक 3-4 बातें मैंने बता दी, अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, हाउ इज द प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो आप इस तरह बता सकते हो। लोकसभा जो है, ठीक है, ये हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, इसको हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, यानी ये लोगों का हाउस है, ठीक है, या इसको लोअर हाउस भी कहते हैं, लोअर हाउस। जो राज्यसभा है इसमें स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको अपर हाउस कहते हैं, अपर हाउस, ठीक है। ब्रिटेन से अगर कंपेयर करोगे तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स है और ये हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है, अगर ब्रिटेन से कंपेयर करोगे तो अब हम इसमें एक एक पहले दोनों देखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा क्या है, ठीक है, दोनों के बारे में, और एकदम अप टू द सिलेबस हम आपके यहाँ पे चल रहे हैं। तो लोकसभा में पहली चीज हमको क्या पढ़नी है, टर्म पढ़ना है, टर्म, यानी लोकसभा कितने टाइम के लिए होती है। तो टर्म में 2 चीज देखना है, जैसे लोकसभा का यानी इंस्टीट्यूशन का अपने आप में टर्म क्या है, और
इसके मेंबर्स का टर्म अपने आप में क्या है, तो लोकसभा का टर्म जो है वो 5 ईयर का होता है। कितने का? 5 ईयर्स का होता है नॉर्मली। लेकिन ये जो 5 ईयर, इसके बाद लोकसभा क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, यानी पूरा हाउस ही क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक। हाँ, इसमें एक चीज है, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जब ये जो इसका टर्म है ये कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। कम कैसे हो सकता है? अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो कैबिनेट प्रेसिडेंट को ये एडवाइस दे दे, या मतलब उसे इस चीज की सिफारिश कर दे, रिकमेंडेशन करे कि लोकसभा को डिसॉल्व कर देना चाहिए, तो प्रेसिडेंट इस 5 ईयर की टर्म से पहले भी लोकसभा को क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। इसके अलावा अगर सिचुएशन इमरजेंसी की है, ध्यान से सुनना, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, नोट कर लो कि बोर्ड पे जब आप लोग कहते हो ना बोर्ड पे पढ़ाइए तो आपका काम बढ़ जाता है, और जब मैं पीपीटी पे पढ़ा, और काम मेरा भी बढ़ता है, बोर्ड पे पढ़ाने से दोनों का काम बढ़ता है, और जब पीपीटी पे पढ़ाना होगा तो आपका काम नहीं बढ़ता है। आप वो पीडीएफ भी ले सकते हो, या जब भी चाहो तो वो टेक्स्ट पूरा आपके सामने होता है, यहाँ पे तो इरेज हो जाएगा, तो इसलिए आपको नोट करना पड़ेगा। तो जब सिचुएशन अगर इमरजेंसी की मान लीजिए है, ठीक है, तो इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या होता है, जो लोकसभा का टर्म है वो वन टाइम में 1 ईयर बढ़ जाएगा, बढ़ाया जा सकता है, मतलब ठीक है, एक बार में एक साल के लिए। यानी अगर इमरजेंसी और आगे 1 साल के बाद और आगे बढ़ती है तो फिर दोबारा 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा, और इस तरीके से इसको हम बढ़ाते रहेंगे, ठीक। तो इस तरीके से बढ़ सकता है। हाँ, इसमें एक चीज है कि जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो इमरजेंसी खत्म होने के 6 मंथ के अंदर जो है, ठीक है, यानी नॉट मोर देन 6 मंथ, वो पुरानी लोकसभा को डिसॉल्व करके और न्यू इलेक्शन करवाए जाएंगे। इतनी चीज आपको समझ आई, यानी टर्म समझ आया। नॉर्मल टर्म कितना होता है, 5 ईयर का। इसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। क्या लोकसभा पहले भी डिसॉल्व हो सकती है? हाँ, हो सकती है, अगर कैबिनेट रिकमेंड कर दे, प्रेसिडेंट को सिफारिश कर दे, ठीक है। तो अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो तो बढ़ भी सकता है, ठीक। तो ये इसका, अच्छा, मेंबर के टर्म की बात करोगे, दोनों चीज साथ में देख लेते हैं। मेंबर के टर्म की, तो मेंबर का टर्म इसी लोकसभा के टर्म के साथ ही चलता है, यानी 5 ईयर के लिए, ठीक। वैसे तो लोकसभा के बाद अलग से राज्यसभा पढ़ना होता है, लेकिन तब आप इसको पढ़ के भूल जाओगे तो राज्यसभा में जाओगे, इसलिए हम इसको यहीं पे टर्म बात कर लेते हैं राज्यसभा की, ठीक है, ये ज्यादा ठीक रहेगा। तो राज्यसभा की अगर बात करोगे तो इस इंस्टीट्यूशन की अगर आप बात करोगे, तो इंस्टीट्यूशन के टर्म की बात करोगे तो ये आपका परमानेंट हाउस है। क्या है? परमानेंट हाउस। यानी अगर कोई पूछे कि राज्यसभा का टर्म क्या होता है, तो राज्यसभा का टर्म जो होता है वो परमानेंट है, नहीं उसका कोई टर्म नहीं होता है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होती है, नेवर डिसॉल्व, कभी डिसॉल्व नहीं होती, ठीक। परमानेंट हाउस है। क्या है? परमानेंट हाउस है। हाँ, अगर आप इसके मेंबर की बात करोगे, किसकी बात करोगे? मेंबर की, तो इनका जो टर्म होता है वो 6 ईयर्स का होता है। कितना होता है? 6 ईयर्स का होता है, ठीक है। तो आप ये कहोगे भाई सारे मेंबर्स अगर 6 ईयर में टेन्योर खत्म हो जाएगा तो सब रिटायर हो जाएंगे, तो हाउस तो डिसॉल्व हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जब पहली बार 1952 में जब ये राज्यसभा बनी थी और उसका 6 ईयर कंप्लीट हुआ था, तो लॉटरी सिस्टम से पहली बार ऐसा कर दिया गया था, कुछ मेंबर को रिटायर कर दिया गया था। अब वही चीज होता है, ठीक है, कि हर दूसरे साल पे इसके 1/3 मेंबर जो हैं, ठीक है, उनका टेन्योर पूरा हो जाता है। मतलब उस लॉटरी सिस्टम से पहली बार में सेट कर दिया गया। अब हमेशा ये होता है कि जैसे 2 साल पूरे होते हैं तब तक 1/3 मेंबर का 6 ईयर का टेन्योर पूरा हो जाता है, तो वो रिटायर हो जाते हैं। और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनके जब नए मेंबर आते हैं, बाकी उस समय बचे रहते हैं 1/3 के अलावा, और बाकी जो है 2/3 वो आपके बचे रहते हैं, फिर नए आते हैं। हालांकि ये जो मेंबर रिटायर हुए फिर से इलेक्ट हो सकते हैं, ऐसा कोई उनके ऊपर बाउंड नहीं है, लेकिन उनको फिर से इलेक्ट होकर के आना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हाउस जो है वो परमानेंट बनी रहती है, इसमें कोई वो नहीं है इस तरीके वाला, ठीक। तो ये बात किस पे कर लिए हम लोग? टर्म पे कर लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग किस पे? कंपोजिशन पे। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि ये हाउस कैसे बनता है, किन लोगों से मिलकर के बनता है। तो सबसे पहले एलिस पे बात होगी, यानी लोकसभा पे, ठीक है। यानी लोकसभा कैसे बनता है, तो लोकसभा में अभी 550 मेंबर्स हो सकते हैं, है तो अभी 545 ही, मतलब अधिकतम 550 हो सकते हैं, जिसमें
530 जो है वो स्टेट्स से आएंगे और 20 जो है वो आपके यूटी से आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हाउस ऑफ पीपल है, यानी इतने रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आपके आ सकते हैं जिनको लोकसभा मेंबर बोलते हैं, सांसद बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसका कंपोजिशन है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे राज्यसभा की, हाँ पहले 552 होते थे, जिसमें अगर मान लो 550 के अंदर एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया तो अलग से 2 मेंबर नॉमिनेट कर दिए जाते थे, अगर नहीं हो पाया तो। ठीक है, तो अब उसको 2020 में उसको चीज खत्म कर दिया, उसको बार बार एक्सटेंड करना पड़ता था, तो एक्सटेंड नहीं किया गया तो वो चीज खत्म हो गई। ठीक, अगर हम बात करें राज्यसभा की तो इसमें 250 मेंबर्स होते हैं, कहाँ पे, राज्यसभा में, और ये 238 + 12, 238 जो है ये आपके इलेक्ट होकर के आते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट होकर के आते हैं, और 12 जो है ये नॉमिनेट करता है, कौन, प्रेसिडेंट। इसको इग्नोर मत करना, एक एक चीज बहुत बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप आगे कंपटीशन एग्जाम दोगे, अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग में नहीं गए, इसके अलावा किसी फील्ड में गए, तो ये सब बहुत काम आने वाला है। पूछा जाता है कि 12 मेंबर को कौन नॉमिनेट करता है, तो ऑप्शन दे दिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और इस तरीके से ना वो दे देंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन गलत करने वाले गलत कर देते हैं। तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और ये 12 मेंबर जो होते हैं वो डिफरेंट फील्ड से, आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विस, ठीक है, स्पोर्ट्स, डांस, ठीक है, इन सब फील्ड से होते हैं, जो स्पेशल नॉलेज वाले होते हैं। ठीक है, स्पेशल एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उन मेंबर्स को प्रेसिडेंट क्या कर देता है, नॉमिनेट करता है। ठीक है, इन 530 ये जो है इनको डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू, एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब वो सारे युवा जो 18 या 18+ हो चुके हैं। ठीक है, और वहां की वोटर लिस्ट में उनका नेम है, सिटीजन है, वो वोट करेंगे इनको। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है, आप अपने यहाँ के एमपी को अगर जानते हो कि सांसद जो है, ऐसे जान लो। अगर नहीं जानते हो तो जैसे जब मोदी की सरकार बनी थी, तो मोदी की सरकार बनने के लिए आपने जिसको वोट दिया था, आपने मोदी को वोट नहीं दिया था, अपने यहाँ के एमपी को वोट दिया था, तो वो आपके सांसद है। वही एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों है, राज्यसभा भी पार्लियामेंट का ही एक हाउस है, और ये भी, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों को कहते हैं। ठीक है, इनको आप जल्दी नहीं जान पाओगे क्योंकि आपके आसपास नहीं दिखेंगे, आप इनको जनरली नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट इलेक्शन इनका होता नहीं है, तो आप लोग नहीं जान पाओगे, इनको आप जानते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, खुद जाके वोट करके आया जाता है। ठीक, ये जो है इनको इलेक्ट करते हैं स्टेट की जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, स्टेट की लेजिस्लेटिव बॉडी जो होती है, यानी राज्य की विधानसभाएं, वो इनको करते हैं। जैसे सेंटर में आप यूनियन पार्लियामेंट पढ़ रहे हो, यानी यूनियन लेजिस्लेचर, ऐसे स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ोगे। ठीक है, जहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर होगा, प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर होगा। ठीक है, मिनिस्टर्स वैसे ही सारे होंगे। ठीक है, वो सो स्टेट लेवल पे होंगे, उनकी पावर्स उस तरीके से होंगी। तो ये लोग इनको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाएगी बात कि ये जो मेंबर्स हैं, तो ये कैसे यहाँ पे पहुंचते हैं, यानी जो इनकी वोटिंग होती है, तो किन लोगों की वोटिंग हो सकती है, कहने लग क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक, टर्म पढ़ लिए, कंपोजिशन पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्वालिफिकेशन। मतलब अगर आप मान लो चाह रहे हो कि चलो भाई हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, तो भाई बन जाओ, बहुत फायदा है, 5 साल के लिए बन जाओगे, आजीवन आपको पेंशन मिलेगी, लाख रुपए सैलरी है। ठीक, और दुनिया भर के अलाउंसेज हैं, हाउस रेंट है, मेडिकल है, गाड़ी खर्चा है, सब कुछ है, और इतनी पावर्स हैं, इतने आपके जो पार्लियामेंट्री पावर्स हो जाते हैं, पार्लियामेंट्री आप वीआईपीज हो जाते हो। ठीक है, तो बन ही जाओ। तो लेकिन बनने के लिए आपको कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले है सिटीजन होनी चाहिए आप इंडिया के, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी चीज भाई आपके पास होनी चाहिए, वो है भूसा भरा हुआ दिमाग, नहीं ना, साउंड माइंड। ठीक है, तीसरा, ठीक है, शुड नॉट बी बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट, दिवालिया ना हो गए हो, बैंकरप्ट ना हो गए हो। ठीक है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कभी आपको वोट करने से या इलेक्शन लड़ने से डिबार ना किया हो। ठीक, इलेक्शन कमीशन ने। और क्या हो सकता है भाई, हाँ, लोकसभा के लिए अगर आपको बनना है तो आपकी एज 25 ईयर्स या मोर होनी चाहिए। ठीक है,
और क्या हो सकता है, इनफ है। ठीक, ये किसके लिए है, लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो यहीं पे राज्यसभा देख लेते हैं, अलग अलग क्या बार बार हम लोग लिखेंगे। तो ये भी राज्यसभा के लिए होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ठीक है, हाँ एक चीज और कर लो भाई कि वहां की वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, नेम इन वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। ठीक है, अब राज्यसभा में है तो ये इतना सब होना चाहिए, बस जो एज है वो यहाँ पे हो जानी चाहिए आपकी 30 ईयर, यानी राज्यसभा का अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको 30 साल का होना है। क्या आपको समझ में आ गया? समझ में छोड़ दो, याद भी हो गया होगा कि लिखना अभी बोर्ड यहाँ पे जब तक आप 10th में तो बहुत समझ से कुछ होता भी नहीं है, आपको फैक्ट पता होने चाहिए। ठीक है, तो बहुत सिंपली ऐसे समझो कि देश का नागरिक होना चाहिए, तभी आप देश के लिए आप एक रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। ठीक है, दिमाग से भाई सही होने चाहिए, ये ना हो कहीं के पैसा लिए खा गए बैंक से, ठीक है, दिवालिया हो गए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपकी एक मेच्योर एज होनी चाहिए कि जिस एज में आप मानने जा सको कि हाँ आप देश को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, तो ये सब चीजें, तो ये हो गया आपका क्या, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के साथ में हो सकता है ऐसे नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये एक अब पूछ भी लिया जाए तो क्या करना है, इसके पहले लगा दो डिस, यानी डिस्क्वालिफिकेशन। हिंदी में बोलते हैं अर्हताएं, यानी या योग्यताएं, और इसको हिंदी में बोलते हैं निरर्हताएं। हिंदी में पढ़ते हो ना तो ये भी जानो, निरर्हताएं यानी कब आप योग्य नहीं हो। तो इसका जस्ट अपोजिट कर लो, अगर आप भारत के सिटीजन नहीं हो, अगर आप अनसाउंड माइंड के हो, अगर आप बैंकरप्ट हो या इंसॉल्वेंट हो, अगर आपको इलेक्शन कमीशन डिबार कर दिया गया है, अगर आपकी इतनी एज नहीं है, अगर आपको वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो सब आपकी डिस्क्वालिफिकेशन है। ये और कुछ करना है नहीं ना। इसके बाद में फिर एक आपका टॉपिक है वो वेकेशन ऑफ सीट्स। वेकेशन ऑफ सीट्स माने आप बन तो गए, लेकिन आप कब बनने के बाद में भी हटाए जा सकते हो या हट सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि भाई अगर आप एमपी बन गए और आपको हटना है तो आप क्या कर सकते हो, रिजाइन। ठीक है, रिजाइन लिखोगे किसको, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होगा, कौन, किसको लिखोगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस हाउस के। तो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, स्पीकर, और राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, चेयरमैन। ठीक, तो अगर आप मान लीजिए लोकसभा के मेंबर हैं तो आप स्पीकर को अपना रिजिग्नेशन लेटर देकर के छुट्टी ले सकते हैं, अगर आप राज्यसभा के हैं तो चेयरमैन को देकर के छुट्टी ले सकते हैं। तो पहला तो हो गया कि आप रिजाइन कर दो। दूसरा ये है कि आप कोई ऐसा काम कर दो, ठीक है, एक्ट अगेंस्ट द, ठीक है, पार्लियामेंट्री रूलिंग, यानी मतलब इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, पार्लियामेंट के रूलिंग के अगेंस्ट में या कुछ पार्लियामेंट्री सिस्टम के अगेंस्ट में, कुछ मतलब ऐसा एक्ट कर दो कि आपको वहां से लात मार के भगा दिया जाए। ठीक है, तो आपका हो सकता है। तीसरा आपका क्या है, मान लो आप लोकसभा के मेंबर हो और आप राज्यसभा के मेंबर भी क्या हो गए, इलेक्ट हो गए, तो आपको कोई एक सीट वैकेंट करनी पड़ेगी। ठीक, या एक साथ ही आपने दोनों में पर्चा भर दिया और दोनों में आप बहुत प्रभावशाली आदमी हो तो आपको एक से करना पड़ेगा। इवन अगर आप 2 सीट से फॉर्म पर्चा भर दिए, मतलब स्टैंड 2 सीट से, मोदी जी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, अपने गुजरात से भी एक कौन सी सीट से लड़े थे, बड़ोदरा, हाँ शायद बड़ोदरा ही था, और दूसरा क्या था, वाराणसी था, तो लेकिन बाद में उनको एक सीट को वैकेंट करनी पड़ी थी। तो इस तरह अगर मान लो आप दोनों जगह से हो जाते तो आपको एक सीट वैकेंट करनी पड़ती है। इसके अलावा मान लो आप स्टेट के लेजिस्लेचर में आप वहां पे मेंबर हो, ठीक है, और बाद में आप जो है सेंटर के लिए इलेक्ट हो जाते हो, तो जनरली आदमी से स्टेट का छोड़ देता है, नहीं छोड़ोगे, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा भाई आप ये छोड़ना चाहते हो, ये छोड़ना चाहते हो। अगर आपकी इच्छा नहीं भाई आपको स्टेट वाला, हमको विधायक ही बनना पसंद है, तो आप तो वो बने रहो, ये छोड़ दो, और आप कुछ नहीं बताओगे तो आप ये छूट जाएगी। तो इस तरीके से भी सीट का क्या हो जाता है, वैकेशन हो जाता है। फोर्थ ये है आपके 10th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपके 12th शेड्यूल है, ओरिजिनली 8th थी, तो 10th शेड्यूल में, ठीक है, एक एंटी डिफेक्शन लॉ है। एंटी डिफेक्शन लॉ जब गवर्नमेंट बनना शुरू हुई तो ये चीज बहुत दिक्कत कर रही थी उस टाइम पे, कि क्या होता था कि एक सरकार में उसे टिकट लेकर के लोग मेंबर बन गए और इसके बाद में फिर दूसरे सरकार में चले गए। अभी अमित शाह वाले में तो खूब विधायक का खरीदने वाला मामला तो खूब आप लोग भी इतना सुने होंगे, तो ये सब ना हो पाए, इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बना था। तो अगर मान लो आप एंटी डिफेक्शन लॉ में,
ठीक है, यानी ये हुआ कि मान लो आप किसी अदर पार्टी से टिकट लेकर के आप इलेक्शन जीत गए और इसके बाद में आप किसी दूसरी पार्टी में चले गए, तो आप फिर मेंबर ही नहीं रह जाओगे। ठीक है, ये हो जाएगा। आप मान लो किसी पार्टी से नहीं हो, जिसको निर्दलीय बोलते हैं, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट, तो अगर आप उस तरीके से लड़े हो, इसके बाद आप किसी पार्टी, जब सपोर्ट करना दूसरी बात है, पार्टी में शामिल हो जाना, पार्टी की मेंबरशिप ले लेना, अगर आपने ये कर दिया तो फिर क्या हो जाता है, तो आप जो है वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हो। तो इस तरीके से क्या है, सीट का वेकेशन हो जाता है। ठीक है, और डेथ वगैरह से तो सीट का वेकेशन हो ही जाता है। और जब ऐसा होता है तो उस पर्टिकुलर जो मतलब क्या कहोगे, इलेक्शन एरिया होता है, ठीक है, तो उस जगह पे क्या होता है, सब जो है जिसको उपचुनाव बोलते हैं वो वहां पे हो जाता है, वहां से मेंबर नहीं क्या कर लिए जाते, इलेक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, वेकेशन ऑफ सीट्स। ठीक, तो यहाँ पे हम साथ साथ में राज्यसभा और लोकसभा दोनों का भी देखते रहे हैं कि भाई देखे ना, टर्म क्या होता है, कंपोजिशन दोनों का क्या होता है, मेंबर की क्वालिफिकेशन भी देख लिए, वेकेशन ऑफ सीट्स भी दोनों जगह की देख ही लिए। अब यहाँ पे फिर क्या है हमारा टॉपिक में, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर यानी पार्लियामेंट के, जिसको कहते हैं संसदीय कार्यवाही। ठीक है, यानी पार्लियामेंट तो बन गई, कंपोजिशन आप लोग करा दिए, मेंबर पहुंचा दिया, वहां बैठ के क्या होगा, क्या कैंटीन में सांसद बैठ के खाना खाएंगे, कुछ काम भी करेंगे, तो काम भी करते हैं। ठीक है, तो भाई हाउस बना, ठीक है, तो जनरली जो हाउस डिसॉल्व होता है हर बार नया बनता है, यानी लोकसभा, तो ये कह सकते हो कि जो आपका कॉमन इलेक्शन होता है सबसे पहले, जिसको आम चुनाव बोलते हैं, उसके बाद में प्रेसिडेंट जो है वो हाउस को क्या करता है, सम्मन करता है। ठीक है, कौन सम्मन करता है, प्रेसिडेंट, किसको, हाउस को सम्मन करता है, नहीं लोकसभा को। ठीक है, तो सम्मन करता है। इसके बाद में उसकी स्पीच होती है, स्पीच के बाद में वहां पे थैंक्स मोशन होता है। ठीक है, खैर यहाँ ये चीज आपको यहाँ नहीं जाननी, यहाँ जानो सेशन से। ठीक है, सेशन का मतलब होता है जब जो आपकी पार्लियामेंट है, ठीक है, वो अपने प्रोसीडिंग में होती है, अपना काम काज कर रही होती है, तो उसको सेशन कहते हैं। और ये सेशन 3 बार होते हैं। ठीक है, 3 बार। कौन कौन से, एक तो आपका होता है, कहाँ से शुरू करें भाई, विंटर सेशन से शुरू करो, विंटर सेशन। ठीक है, ये नवंबर दिसंबर में होता है, नवंबर दिसंबर। इसके बाद में आपका होता है बजट सेशन। बजट सेशन ये आपका होता है फरवरी मार्च। ठीक है, आपका बजट सेशन होता है। और इसके बाद में आपका मानसून सेशन, ये आपका जुलाई मार्च के अप्रैल तक आता है शायद। ठीक है, और जुलाई से सितंबर तक। तो ये आपके क्या होते हैं, सेशन होते हैं। नहीं, ये वो टाइम है जिसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट अपना कामकाज करती है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक आपका है, वो जो चीज छोड़ दी है उस पर ये ना सोचना कि सर बता रहे थे छोड़ के लिए, जैसे ये बता रहे थे पूरा डिटेल में, इतना डिटेल में आपके उसमें है नहीं। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ना मजा लेना, तो लक्ष्मीकांत उठा लो और उसको पढ़ लो, बहुत चीजें आप इसमें 4-5 पन्ने में पूरा खत्म है। उसमें तो इतने पन्ने केवल पार्लियामेंट पर ही दिए, उसे पार्लियामेंट्री कमेटी वगैरह बात है, केवल पार्लियामेंट पे कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, उसके काम क्या है, फिर कैसे क्या बिल कैसे पास होता है, एक एक चीज पे खूब डिटेल दिया हुआ है। तो हम चूंकि हम वहां शुरू कर दिए थे, वही चीज हमारे पढ़ने में जाता है, तो खैर वहां पे ये नहीं है, क्योंकि वो प्रोसीडिंग जानना हो तो जान लो कि भाई वो समन करता है, तो प्रेसिडेंट का एक अपना स्पीच होता है, स्पीच के बाद उसमें थैंक्स मोशन होता है। थैंक्स मोशन का जनरली मीनिंग होता है कि कॉन्फिडेंस मोशन, जैसे नो कॉन्फिडेंस होता है वैसे मतलब कॉन्फिडेंस होता है, और उसका खास मतलब तब होता है जब गवर्नमेंट जो है अपने मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं आई होती है, जब कोएलिशन की गवर्नमेंट होती है। तो कोएलिशन गवर्नमेंट में ये चीज करनी होती है, या कोई गवर्नमेंट जब मेजॉरिटी की नहीं होती, उसको सपोर्ट से बनानी होती है, तब वहां पे चीज होती है कि उसको पहले हाउस के ग्राउंड पे दिखाना होता है कि हाँ उसके पास प्रॉपर मेंबर्स है, उसको प्रॉपर मेजॉरिटी मिल जाएगी, सपोर्ट से ही मिल जाएगी। तो वो मेंबर्स उसके पक्ष में वोट करते हैं, उसके फेवर में वोट करते हैं, जो कि कॉन्फिडेंस मोशन होता है। अगर कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो वो गवर्नमेंट स्टेबल मानी जाती है, अगर वो फेल हो गया तो माना जाता है नहीं अपनी सरकार नहीं बना पाए। ठीक है, तो ये चीज वहां पे होती है। और इसके बाद में आपके सेशन शुरू होते हैं, तो ये सेशन है।
और इसी पे जब प्रेसिडेंट आप पढ़ भी चुके हो, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर हम फिर बाद में पढ़ा रहे हैं आप लोगों के कहने पे, तो वहाँ पे आप देखते हो कि ये सेशन इनके बीच में 6 मंथ से ज़्यादा गैप हो जाए तो प्रेसिडेंट जो है वो सेशन के लिए लोगों को कहता है, ठीक है। हाँ, बात करते हैं कोरम पे, ठीक है। ये सब पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में ही आएगा, ठीक है, कि पहली हेडिंग हमारी क्या थी, सेशन, ठीक है। दूसरी हेडिंग है कोरम। कोरम क्या होता है, ठीक है। कोरम ये होता है कि पार्लियामेंट का सेशन चलने के लिए, यहीं से कंटिन्यू कर लो, पार्लियामेंट का सेशन चलने के लिए दोनों हाउस, मतलब हर हाउस, जिस हाउस का सेशन हो उस हाउस के 10% से कम, मतलब उसकी स्ट्रेंथ के 10% से कम मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर उससे कम मेंबर हैं तो वो सेशन नहीं चलेगा, यानी ये कोरम पूरा होना चाहिए तभी सेशन चलेगा, ठीक। और वो कोरम डिसाइड करना, फिर सेशन चलना डिसाइड करना, यही काम है उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, जो कि अभी सिलेबस में आपके लोकसभा के स्पीकर के बारे में हमको पढ़ना है, तो वहाँ पे एक पावर यहीं से जान लो, ठीक है। तो उसे उनके बारे में पढ़ेंगे 10%, तो 10% अगर निकालोगे तो लोकसभा की कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 55 लोग कम से कम यहाँ मौजूद होने चाहिए, राज्यसभा 25 लोग कम से कम यहाँ मौजूद होने चाहिए। अगर इतने नहीं है तो फिर हाउस एडजर्न कर दिया जाएगा, सेशन चल नहीं पाएगा। तो कोरम अगर पूछा है तो आप बता सकते हो कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन ऑर्डर टू इनेबल द हाउस टू ट्रांजेक्ट इट्स बिजनेस, यानी बिजनेस, जो हाउस का बिजनेस उसके ट्रांजेक्शन के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, मतलब कामकाज के लिए जो नीडेड मेंबर्स हैं, ठीक है, वो कोरम होता है। तो हाउस का कोरम कितना है, वो 10% है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सेशन नहीं चल पाएगा। इसके बाद में अगला चीज है आपका क्वेश्चन आवर, ठीक है। क्या क्वेश्चन आवर, यानी जब सेशन शुरू होता है, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर लिख देते हैं। क्या क्या हम देख चुके हैं, सबसे पहले सेशन देख चुके हैं, ठीक है। कोरम पे बात हो चुकी, कोरम पे तीसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर, तो कोई भी सेशन जब शुरू होता है तो सेशन शुरू होने का पहला घंटा, यानी 11 बजे मान लो, लगभग 11 AM पे सेशन स्टार्ट होता है, तो सेशन स्टार्ट होने का जो पहला आवर होता है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन से, ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड मिनिस्टर्स से, हाउस के मेंबर्स पूछते हैं, यानी जो सही माने में जो क्योंकि आपको पता ही है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो हाउस के मेंबर तो होते हैं नहीं, अपने आप में एमपी तो होते ही हैं, वो एमपी बनने के बाद में तो मिनिस्टर बनते हैं, तो एमपी तो होते ही हैं। लेकिन जो एमपी मेंबर नहीं होते हैं, मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, वही एमपी क्वेश्चन पूछेंगे। और प्रैक्टिकली देखोगे तो ये है कि जो अपोजिशन वाले मेंबर होंगे वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो 11 AM से पहला जो है वो क्वेश्चन आवर शुरू होता है। क्वेश्चन आवर को ही हम बोलते हैं इंटरपेलेशन, यानी पूछताछ, क्वेश्चनबाजी, ठीक है। यही वो चीज है जिससे जो है हाउस जो है, ठीक है, जो आपकी पार्लियामेंट है, ठीक है, वो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव पे। ये चीज यहीं जान लो, जब पूछा जाएगा कि कैसे कंट्रोल करती है, तो कई सारी चीजें हैं, उसमें एक चीज ये भी कि इंटरपेलेशन के थ्रू, ठीक है, पार्लियामेंट, लंबा चैप्टर है ना, लेकिन भाई अगर पूरा देखोगे, कमेंट करोगे तो हमको मजा आएगा, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं। कंट्रोल्स ओवर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इंटरपेलेशन के थ्रू। यानी क्वेश्चन आवर होता है। इसमें क्या होता है, मैंने बताया कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो रिलेटेड मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं और उनको उसके आंसर देना होता है। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन के थ्रू ही ये एक तरीके की ट्रांसपेरेंसी आती है और उन पे कंट्रोल होता है कि भाई कोई भी काम करोगे तो उसका वहां जवाब देना पड़ेगा। सही काम नहीं कर पाए तो सही जवाब दे नहीं पाओगे, और वो सारी प्रोसीडिंग जनता के सामने जाती है, तो जनता देखेगी, अगले 5 साल बाद आपको बहुत तेज से लात मारेगी, ठीक। तो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्टार्ट क्वेश्चन, स्टार्टेड, एक होता है अनस्टार्टेड, ठीक है, और एक होता है शॉर्ट नोटिस। 3 तरीके क्वेश्चन आवर में पूछे जाते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं जिनमें स्टार लगा होता है, ठीक। अनस्टार्ट इसमें स्टार नहीं लगा होता है, ठीक है। स्टार्ट इसमें क्या होता है कि ये क्वेश्चन पूछने के लिए आपको क्या होता है कि 10 डेज से पहले एक प्रियर नोटिस देनी होती है हाउस में, ठीक है, प्रियर नोटिस कि हमको क्वेश्चन पूछना है। स्टार्ट क्वेश्चन में ये होता है कि यहाँ पे ओरल क्वेश्चन, ओरल आंसर देना होता है। ओरल आंसर मतलब आपने कोई क्वेश्चन पूछा, रिलेटेड मिनिस्टर उसका आपको मुजबानी उत्तर बताएगा। जब वो उत्तर बताएगा, आप इससे सेटिस्फाई नहीं हो या फर्दर आपके क्वेश्चन बने, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी आप उससे और कुछ पूछ सकते हो। यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं। दूसरा अनस्टार्ड है, इसके आंसर क्या होते हैं, रिटन दिए जाते हैं। और जब रिटन लिख करके दे दिया तो उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में कोई प्रोविजन नहीं होता है। शॉर्ट नोटिस का मतलब यही है कि आप इसके कंफ्यूज नहीं होना, इसके मीनिंग से ही जान लो भाई कि 10 डेज की प्रियर नोटिस, इन सब में शॉर्ट नोटिस का मतलब 10 डेज से कम की नोटिस दे करके अगर ये
क्वेश्चन कोई उठाया गया तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ये जो एड्रेस किए जाते हैं, मतलब पूछना किससे ही उन्हें किया जाता है, लेकिन एड्रेस सारे करे जाते हैं उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ही, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही जो है वो इनको अलाउ करता है। तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो है वो जिस मेंबर से पूछा गया है वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो रिजेक्ट कर ले, चाहे तो आंसर देगा, चाहे तो उसका आंसर नहीं भी देगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हो गया, समझ में आया। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कितने तरीके होते हैं, तरीकों से स्टार्ट, अनस्टार्ट और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ठीक। अब इसके बाद में तो ये सेशन पहला 1 घंटा जो है ये सेशन चला 11 से 12 बजे तक, ठीक। इसके बाद में लंच का टाइम होने लगता है, तो क्वेश्चन और लंच के टाइम के बीच में एक खाली समय होता है जिसमें और अगली प्लानिंग करी जाती है। तो जब लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं उस टाइम को 0 आवर कहते हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म नहीं है, ये केवल प्रैक्टिकली ये टर्म आया हुआ है 0 आवर। और मजे की बात ये है कि ये इंडियन मतलब इंडिया के ही उसमें प्रोसीडिंग में आया हुआ है, यानी लोग यहाँ से सीख के ये चीज जा रहे हैं, ठीक है। तो 0 आवर इसमें क्या होता है, जब और चीज बनाई जा रही है तो उस समय जैसे वहां पे सारा नोटिस देना, ये करना होगा, दुनिया में प्रोसीजर फॉलो करना है। 0 आवर में कोई प्रोसीजर नहीं फॉलो करना होता है, इसमें कोई भी क्वेश्चन कैसे भी किसी भी तरीके से पूछ सकता है। खैर उसमें भी जवाब देना हो, दो ना देना हो, ना दो वाला होता है, लेकिन जवाब दरअसल वो चीज भाई जनता भी तो देख रही होती है। अगर मान लो कोई सही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जवाब नहीं दिया जा रहा है, तो जनता को भड़काया जा सकता है कि देखो जवाब नहीं दे रहे हैं, बेईमानी करके बैठे हैं, ठीक है। तो 0 आवर में आप समझ गए ना कि क्वेश्चन आवर के बाद में जो अगला पीरियड होता है उसको 0 आवर बोलते हैं, इसमें क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, मोशंस पे बात होगी, ठीक है। मोशंस, इसको हिंदी में जब प्रस्ताव कहोगे तो और मजा आएगा, ठीक है, जिसको प्रपोजल कहते हैं, प्रस्ताव, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मोशन पे बात होगी, ठीक है। मोशन ये है कि एक फॉर्मल प्रपोजल है, ठीक है। मैंने कहा ना कि प्रस्ताव कहोगे, एक प्रपोजल है, ठीक है, मेड बाय मेंबर स्टेटिंग दैट द हाउस शुड टेक अप सम पर्टिकुलर मैटर, ठीक है, व्हिच इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। यानी जब नॉर्मल प्रोसीडिंग चल रही है उसमें कुछ ऐसी बात आ जाए कि उसमें उस प्रोसीडिंग को रोक करके कोई काम करना हो, तो उसके लिए जो प्रपोजल दिए जाते हैं, ठीक है, वही आपके मोशंस है। और मोशंस के टाइप्स कई तरह के मोशन होते हैं, जिसमें हमको इसमें 2 ही आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। तो एक आपका है इसमें एडजर्नमेंट मोशन, एडजर्नमेंट मोशन कोर्ट में देखिए कभी कहा जाता है द कोर्ट इज एडजर्न्ड, ठीक है, ऐसे द हाउस इज एडजर्न्ड, ठीक है, या कोई या पर्टिकुलर प्रोसीडिंग एडजर्न्ड। एडजर्न्ड का मतलब होता है हिंदी में बोलेंगे स्थगित, ठीक है। तो इसका नाम है स्थगन प्रस्ताव, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत हिंदी बेल्ट से जुड़े हो तो हो सकता है ऐसे समझ जाओ तो क्या बड़े। अगर मान लो आपकी लैंग्वेज चेंज करके आपको तत्काल समझ में आए, थोड़ी देर की लैंग्वेज चेंज कर देनी चाहिए। कई बार यूपीएससी वाले में भी होता है। अभी एनवायरमेंट का एक क्वेश्चन था, मैं परसों पढ़ रहा था, तो अंग्रेजी में समझ ही नहीं आ रहा था, ठीक है। वो अंग्रेजी में वो इस तरीके से उसमें था, वो फूड चेन पे था, तो डिपेंड ऑन ईच अदर कर दिया गया था। वो समझ में ऐसे आ रहा था कि जैसे शेर हिरन को खा सकता है, हिरन शेर को भी खा सकता है, ऐसे करके आ रहा था। तो वो जब हिंदी में देखा गया तो क्लियर हो गया। तो अगर मान लो लैंग्वेज चेंज करने समझ में आ जाएगा तो समझ लो क्या करना है। तो वही चीज समझ में आएगी ना। एडजर्नमेंट मोशन तब लाया जाता है जब मान लो ये कोई मेंबर तब लेकर के जब उसको लगता है कि इस प्रोसीडिंग जो चल रही है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई एक दूसरा सब्जेक्ट है, तो ये काम रोक करके उस सब्जेक्ट पर डिस्कशन शुरू कर दिया जाए, ठीक है। समझ गए ना, ये चीज होती है एडजर्नमेंट मोशन, ठीक। मान लो प्रोसीडिंग चल रही है और एक ऐसा कोई सब्जेक्ट आया, जैसे कोई एक्सीडेंट, बड़ा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, इवन किसी मेंबर की ही डेथ हो गई, ठीक, या कोई मान लो नेचुरल डिजास्टर आ गया बड़ा, वो एक्सीडेंट जैसा ही कुछ रिलेटेड है। तो अब ये सब नॉर्मल प्रोसीडिंग से बड़े वो है ना, तो एक एडजर्नमेंट मोशन लाया जाएगा और ये सब प्रोसीडिंग वहीं पे क्या कर दी जाएगी, स्थगित कर दी जाएगी, एडजर्न कर दी जाएगी और डिस्कशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। बहुत सारी हमेशा ही आता है, जैसे अभी मणिपुर वायलेंस, ठीक है, अगर आप करंट से जुड़े रहते तो मणिपुर वायलेंस के टाइम पे ये मोशन ला करके पहले उस पर चर्चा करो, उस पर चर्चा करो हो रहा था, ठीक, इस तरीके से। इसके अलावा एक और मोशन जो हमको पढ़ना है, पहला एडजर्नमेंट मोशन है, फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नो कॉन्फिडेंस मोशन। यहीं पे आप बताते हैं, जब भूल जाओ तो याद करो जब राहुल गांधी ने मोदी जी को हक किया था और आंख मारी थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन का उस समय प्रोसीडिंग चल रही थी। इस बार भी किया गया था, इस बार क्या किया था,
कुछ तो किया था राहुल जी ने। फिर महिलाओं को लेकर के क्या किया था, हाँ स्मृति ईरानी जी को क्या किया था उसमें, यार तुम लोग बताओ यार कमेंट में क्या किया था, हमको ये याद नहीं आ रहा है। शायद वो हवाई किस किया था या कुछ किया था यार, फ्रेंच किस नहीं, फ्रेंच किस तो नहीं यार, भगवान जाने कितने तरह की किस होती है, कुछ किया था। तो मतलब जब नो कॉन्फिडेंस मोशन इस समय जब कांग्रेस ला रही है तो कुछ ना कुछ हरकतें राहुल जी करते जरूर है। तो वहां जानो नो कॉन्फिडेंस मोशन दरअसल ये होगा, क्या मतलब है नो कॉन्फिडेंस, हमारे कॉन्फिडेंस नहीं है, वो किस पे नहीं है, एग्जीक्यूटिव पे नहीं है, गवर्नमेंट पे नहीं है। गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव से ही होता है। तो जब हाउस, अच्छा ये चीज जान लो, यहाँ पे केवल ये लोकसभा में ही आएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक, ये हमेशा ध्यान रखना, ये एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा की। तो जब लोकसभा यहीं से एग्जीक्यूटिव तगड़ा कंट्रोल करती है, जब लोकसभा अपना, जब एग्जीक्यूटिव लोकसभा में अपना विश्वास खो देती है, यानी ये जब लोकसभा को लगने लगता है कि अब एग्जीक्यूटिव पे हम भरोसा नहीं कर सकते, तो वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आती है। अगर वो मोशन पास हो गया तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को, यानी पूरी एग्जीक्यूटिव को विथ प्राइम मिनिस्टर सबको रिजाइन करना पड़ जाता है, ठीक है, ये चीज है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन तब लाया जाता है। इसमें क्या होता है, 50 मेंबर्स पहले इसको क्या करते हैं, रिकमेंड करके 50 मेंबर्स साथ में पहले होने चाहिए कि हाँ, वो पहले दिखाई ये नहीं कि एक आदमी उठाओ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला दिया, 50 मेंबर्स उसके समर्थन में होने चाहिए, प्रपोजल उसके प्रपोज करें उसको, ठीक है। इसके बाद में फिर बाकायदा जो सब्जेक्ट है तो उसमें खूब बहस होती है, पहले जो है खूब ज़्यादा बहस करते हैं अपोजिशन वाले, यानी जो लोग लेकर के आए। इसके बाद में फिर मिनिस्ट्री जवाब देती है, फिर प्राइम मिनिस्टर अपना जवाब देता है, फिर इसके बाद उस पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग होती है। अगर वोटिंग प्रपोजल लाने वालों के पक्ष में हो गई, उनके फेवर में, तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। और अगर नहीं हुई, ठीक है, यानी गवर्नमेंट के फेवर में हो गई, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जान लो फेल हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक। और ये केवल कहाँ लाया जा सकता है, ध्यान रखना, केवल और केवल कहाँ, लोकसभा में। और ये जो कॉन्फिडेंस मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन वही अभी जो थैंक्स मोशन बोले थे ना, कॉन्फिडेंस मोशन उसी का अपोजिट वाला है। वो विश्वास दिखाने के लिए लाया जाता है, विश्वास खत्म करने के लिए लाया जाता है, ठीक है। जो आपकी 12th लोकसभा थी, 12th लोकसभा, ठीक है, जिसमें आपके अटल बिहारी वाजपेयी, बिहारी है ना, ABB कि ABB है, वाजपेयी लिखते थे ना, हाँ ये, ठीक है। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन में इनकी सरकार गिरी थी, 13 दिन की गवर्नमेंट जो है कोलैप्स हो गई थी, ये चीज है। अच्छा, इसमें एक फिर अगला टॉपिक है एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, ठीक है। यानी इसमें क्या डिफरेंस है, आपसे पूछा जा सकता है भाई कि एडजर्न और प्रोरोग, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक। तो भाई ये प्रोसीडिंग इतना था, ये प्रोसीडिंग में इतना ही था। अब ये चीज प्रोसीडिंग से उसमें थोड़ा ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए ये चीज है कि एडजर्नमेंट में और प्रोरोगेशन में क्या अंतर है, ठीक है। ये चीज करने के लिए, ये चीज समझाने के लिए यहाँ पे है। तो पहले से तो जान लो करता कौन है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी चेयरमैन और स्पीकर, ये एडजर्न करते हैं हाउस को, ठीक। और जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ये प्रोरोग करता है। प्रोरोगेशन किसके हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में। और एडजर्नमेंट किसके हाथ में है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हाथ में। तो सबसे पहला ये जान लो कि करता कौन है, यानी प्रेसिडेंट ही हाउस को सम्मन करता है और प्रेसिडेंट ही हाउस को प्रोरोग करता है। प्रेसिडेंट की पावर यहाँ एक बार एक रिवाइज कर लो, ठीक। दूसरा ये होता क्या है, एडजर्नमेंट का मतलब क्या क्या कहा, हिंदी जान लो फिर से, हो सकता है इससे जान जाओ, स्थगन। और प्रोरोगेशन का मतलब सत्रावसान यानी सेशन का खत्म होना, सत्र, सेशन की हिंदी होती है सत्र, तो सत्र का अवसान यानी सत्र का खत्म होना, तो वो होता है क्या, प्रोरोगेशन, ठीक। अब देखो पूरे दिन की प्रोसीडिंग खत्म हो गई, यानी सुबह 11 बजे से संसद शुरू हुई, मान लो शाम को 6 बजे खत्म हो गई, तो उस दिन का हाउस क्या कर दिया जाएगा, एडजर्न कर दिया जाएगा, यही तो, ठीक। लेकिन जुलाई से आपका मानसून सेशन शुरू हुआ, सितंबर में मानसून सेशन खत्म हुआ, तो इसके बाद में एडजर्न थोड़ी ना होगा, इसके बाद में वो सेशन क्या कर दिया जाएगा, प्रोरोग कर दिया जाएगा, प्रोरोगेशन, ठीक। बात समझ में आई। यानी जब सेशन खत्म होता है तो प्रोरोगेशन होता है, और जो उस कोई भी पर्टिकुलर प्रोसीडिंग जब रोक दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं, एडजर्नमेंट का। जैसे एडजर्नमेंट मोशन में ही कोई एक प्रोसीडिंग एडजर्न कर दी जाती है तो उसको एडजर्नमेंट मोशन कहते हैं, ठीक है। एडजर्न कई वजह से किया जा सकता है। जैसे मान लो जब आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये लगे कि हाउस अनरूली हो गया है, कोरम पूरा नहीं हुआ है, किसी की डेथ हो गई है, ठीक है, किसी की डेथ हो गई है,
या हाउस का काम खत्म हो गया है, या दिन बीत गया है, ठीक, लोग या अनरूली में है, ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं, काम काज नहीं करने दे रहे, तो कई बार एडजर्न कर दिया जाता है हाउस को। तो ये हो गया एडजर्न में और प्रोरोगेशन में डिफरेंस। ठीक, चलो अब क्या बचा, अब आ जाते हैं हम लोग स्पीकर ऑफ दी लोकसभा। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हम लोग देख चुके हैं, अब लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पे बात करेंगे। तो स्पीकर ऑफ दी लोकसभा, तो ये क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है किसका, प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसका, लोकसभा, यानी लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। इसका भी टर्म जैसे लोकसभा के मेंबर का होता है वैसे भी इसका होता है 5 ईयर का। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि भाई इनका इलेक्शन कैसे होता है। तो जैसे ही पहला जनरल इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन, तो पहली जनरल इलेक्शन में जब फर्स्ट सिटिंग जैसे होती है, फर्स्ट सिटिंग, तो वो एक प्रोटेम स्पीकर के साथ कर ली जाती है। प्रोटेम स्पीकर होता है तुरंत एक स्पीकर बना दिया जाता है, या अगर सेम गवर्नमेंट है तो पिछला वाला ही जो स्पीकर था वही उस दिन उसको हेड कर देता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। लेकिन उसी फर्स्ट सिटिंग में ही क्या किया जाता है, अपने में से ही, यानी लोकसभा के मेंबर्स अपने में से ही किसी एक पर्सन को क्या बना देते हैं, उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना देते हैं, दैट इज उसको क्या वहां पे स्पीकर बना देते हैं। ये और एक चीज यहीं पे ध्यान दे लो, मैं ऐसे रिलेटेड करके पढ़ाता हूँ। जो यहाँ स्पीकर इलेक्ट करना हुआ, ठीक है, ये इसकी जो है आपके पार्लियामेंट की, ठीक है, इलेक्टिव पावर में आ गया। जब भी पार्लियामेंट के पावर भी पढ़ोगे ना कि इसकी जुडिशियरी पावर क्या है, लेजिस्लेटिव पावर क्या है, और पावर एंड फंक्शन जिसमें देखोगे तो ऐसे इलेक्टिव पावर्स क्या है, तो लोकसभा के स्पीकर को भी इलेक्ट करना है, इसकी इलेक्टिव पावर में आ जाएगा। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में, वाइस प्रेसिडेंट को, ऐसे ही स्पीकर को भी इलेक्ट करती है। ठीक, तो अपनी उसमें क्या कर लेती है, इलेक्ट कर लेती है। तो ये हो गया इसका इलेक्शन। सेम टाइम पे ये जैसे स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर को भी इलेक्ट करती है। अगर उनको हमें पढ़ना नहीं है तो कोई बात नहीं, डिप्टी स्पीकर को कमेंट बॉक्स में फटाक से बता दो इस टाइम पे लोकसभा स्पीकर है कौन, ये हम नहीं बताएंगे। ठीक, अच्छा, ये भी जो है ये रिजाइन कर सकता है जब चाहे तो रिजाइन कैसे करेगा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को लेटर लिख करके रिजाइन कर देगा। डिप्टी स्पीकर रिजाइन करना है तो स्पीकर को लेटर लिख करके रिजाइन करेगा। स्पीकर अगर उस समय प्रेजेंट मौजूद नहीं है, कभी किसी तरह वो जो है एब्सेंट है, तो डिप्टी स्पीकर स्पीकर का काम करेगा। ठीक, अब आ जाते हैं रोल एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर, जो पिछली बार सिलेबस में नहीं था। रोल एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर, स्पीकर का क्या रोल है और उसके काम धाम क्या होते हैं, क्यों बनाया जाता है। तो भाई एक पहले ऐसे सोच लो कि कोई भी एक असेंबली है, कोई भी एक मीटिंग है, उस मीटिंग का एक प्रेसिडेंट तो होना ही पड़ेगा, वरना उस मीटिंग को कंट्रोल कौन करेगा। सब अगर इंडिपेंडेंट अपने आप में, उनको इकट्ठा करके कौन रखेगा। तो यानी मेन काम तो इसका होता है कि पूरी उस हाउस को, अगर राज्यसभा में तो उसका जो प्रिसाइडिंग चेयरमैन होता है वो उस हाउस को, ऐसे स्पीकर इस हाउस को सबसे पहले तो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करके रखता है। ठीक, खैर ये उसकी हो गया। सबसे पहले इसका हाउस के बिजनेस में, हाउस के बिजनेस में क्या रोल होता है, तो देखो ये जो पार्लियामेंट की पूरी प्रोसीडिंग है, पूरी जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है उस पर कंट्रोल किसका होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है, यही उसको जो है रेगुलेट कौन करता है, यही। ठीक है, यानी हाउस कैसे चलेगा ये सब रेगुलेट करने का काम किसका होता है, इसी का होता है। ठीक है, सारे रूल को इंटरप्रेट कौन करता है, यानी जो भी रूल बनाए गए हैं उन रूल को इंटरप्रेट करने का काम कौन करता है, पार्लियामेंट के, वो भी काम किसका होता है, इसी का होता है। ठीक है, कोई भी जब बिल पास होता है, कोई भी बिल जब पास होता है, तो जैसे मान लो लोकसभा से पास हुआ, उसको राज्यसभा के पास जाना है, तो यहां से पास होने के बाद में पहले स्पीकर का साइन होगा, इसके बाद में राज्यसभा भेजा जाएगा, राज्यसभा से वापस आएगा, प्रेसिडेंट के पास भेजने से पहले इसका साइन होगा। ठीक है, ठीक, तो लास्ट साइन, ठीक है, लेकिन बिफोर प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट के पहले वाला जो लास्ट साइन होता है, ठीक है, वो किसका होता है, स्पीकर का होता है। इसके अलावा कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा आपका स्पीकर। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर डिसाइड करेगा कि वो बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं। ठीक है, ये बड़ा काम है। इसके अलावा
कोई भी जो हाउस में जो भी क्वेश्चन होते हैं वो एड्रेस करे जाते हैं किसको, इसी को, स्पीकर को एड्रेस करे जाते हैं। स्पीकर ही परमिशन देता है किसी को बोलने की, स्पीकर ही किसको कितना टाइम देना है बोलने के लिए, अपनी स्पीच देने के लिए, वो स्पीकर ही डिसाइड करता है। पॉइंट नोट करते रहना, बहुत ज्यादा बोर्ड पे लिखेंगे नहीं, ठीक है, वो वही डिसाइड करता रहता है। ठीक, जब कभी कोई किसी बात पे वोटिंग होनी होती है, ठीक है, जैसे किसी बिल पे या किसी बात पे जब वोटिंग होनी होती है, ठीक है, तो वोटिंग का प्रोसीजर ये डिसाइड करता है। कई बार जो होता है कहते हैं कि ध्वनि मत से, ठीक है, लोग हाँ मतलब हाँ बोलना होता है तो आए बोलते हैं या ना बोलते हैं, ठीक है, नो बोलते हैं, आए और नो, ठीक है। तो अगर सब हाँ में आ गए तो आज प्रेसिडेंट यही स्पीकर बोलता है कि हाँ ठीक है पास हो गया, नो बोलते हैं तो कहता है नहीं पास हुआ। अगर नहीं डिक्लेयर हो पाता है, ठीक है, तो फिर वो वाली वोटिंग करवा दी जाती है, ठीक, वैलेट वाली है जिस तरीके से होती है वोटिंग करवा दी जाती है। अगर मान लो वोट बराबर हो गए, ठीक है, तब डिसाइडिंग वोट किसका होता है, बहुत 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 बढ़िया चीज है ये, डिसाइडिंग वोट जो होता है वो स्पीकर का होता है। मान लो दोनों तरफ वोट बराबर हो गए किसी मामले पे, तो अपना डिसाइडिंग वोट जो है वो स्पीकर दे देगा। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इसके फिर हैं, ठीक है, या इसको अलग अलग हेडिंग में क्या देखना, आप इसको ऐसे देख लो, ठीक है, कि हाउस के एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये देखता है। इसके अलावा अगर एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है उसका सबसे लास्ट में जो डिसीजन देने वाला होता है, मतलब जो उसका डिसीजन की कोई किसी को डिस्क्वालीफाई कर रहा है कि नहीं, वो चीज़ आपके स्पीकर के पास ही जाती है। मतलब अगर राज्यसभा में है तो उसके चेयरमैन के पास में वो चीज़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा डिसिप्लिन मेंटेन करना, लोकसभा में प्राइवेट मेंबर आएंगे कि नहीं आएंगे ये डिसाइड करना, ठीक है। किसने हाउस में कुछ गलत बोल दिया है तो वो वहाँ की जो उसकी लैंग्वेज है या वो पर्टिकुलर वर्ड है, अगर वो अनपार्लियामेंट्री हो गया है तो उसको अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर करना, ठीक है। कोई अगर हाउस को नहीं सही चलने दे रहा है तो उसको हाउस से बाहर जाने के लिए कहना, या उसको सस्पेंड कर देना हाउस से कुछ टाइम के लिए या परमानेंट, ठीक है। तो ये सब काम, ये सब पावर्स और फंक्शंस किसके हैं, आपके स्पीकर के। इसके अलावा जो बहुत सारी पार्लियामेंट कमेटी होती है, तो कुछ पार्लियामेंट कमेटी का वो खुद एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, और बहुत सारी कमेटीज के जो चेयरमैन है वो बनाता है कौन, ये स्पीकर बनाता है, ठीक है। तो ये सारे काम किसके हैं, लोकसभा स्पीकर के हैं, ठीक। एक इंपॉर्टेंट चीज देख लो, जब भी किसी मैटर पे डेडलॉक होता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो प्रेसिडेंट जो होता है वो ज्वाइंट सेशन बुलाता है। समन कौन करता है ज्वाइंट सेशन, वो प्रेसिडेंट समन करता है, लेकिन उसको हेड कौन करता है, वो लोकसभा का स्पीकर करता है, ठीक। ये एक बड़ा काम है, लिख लो, ठीक। अब इसके बाद में राज्यसभा, तो भाई इसमें हम लोग इसका कंपोजिशन पढ़ लिए, नॉमिनेटेड मेंबर भी देख लिए, इलेक्टेड मेंबर देख लिए, इलेक्शन देख लिए, टर्म देख लिए, क्वालिफिकेशन देख लिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर देख लिए। हाँ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे थोड़ा देख लो, बस इतना ही। इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है उसको चेयरमैन बोलते हैं, वो एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट होता है। इसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोलते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि वो उस ऑफिस का नहीं है, बाहर से, यानी वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, लेकिन उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। यही बात है। राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, ठीक। हाँ, लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन होता है, चेयरमैन के नीचे, वो राज्यसभा का मेंबर होता है। अब इसके बाद में हमको देखना है पावर एंड फंक्शंस ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा, या हम कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक। अब आगे हम लोग मेन टॉपिक पे, दैट इज फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट के फंक्शन, इसके फंक्शन। तो फंक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेजिस्लेटिव फंक्शन, क्योंकि मेन काम इसका क्या है, कानून बनाने का है, ठीक है। सबसे मेन काम क्या है, कानून बनाने का है, तो ये लॉज बनाती है। यूनियन की पार्लियामेंट है, लॉज बनाने, मैंने कहा ना कि जो आपका 7 शेड्यूल है, 7 शेड्यूल, उसमें पावर डिवाइडेड है, जिसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट है और रेसिड्यूरी पावर है, पावर्स। तो इसमें जो आपकी यूनियन पार्लियामेंट है वो यूनियन लिस्ट पे लॉज बना सकती है, यानी यूनियन लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट है उन पे लॉज बना सकती है। कंकरेंट पे दोनों बना सकते हैं, मतलब स्टेट भी और यूनियन भी, यानी इस पे यूनियन भी बना सकती है। अगर मान लो कोई सब्जेक्ट है जिसपे दोनों लॉ बना सकते हैं, दोनों ने लॉ बनाया और वो आपस में कंट्रेरी हैं, तो यूनियन ने जो लॉ बनाया है वो माना जाएगा।
रेसिड्यूरी पावर जितने हैं, रेसिड्यूरी पावर का मतलब ये होता है कि जब ये लिस्ट बनी उस टाइम पे जो सब्जेक्ट नहीं थे, जैसे आईटी नहीं था, या अभी स्पेस का मैटर है, या अभी अब आ गया पर रोबोटिक्स, एआई, ये सब्जेक्ट बाद में आए, तो वो सब रेसिड्यूरी पावर में आ जाएंगे। तो उन पे भी लॉज बनाने की पावर किसके पास में? यूनियन के पास में। तो इन सब मैटर्स पे लॉज बनाती है कौन? आपकी यूनियन पार्लियामेंट। इसके अलावा मैंने अभी कहा था आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर राज्यसभा ये रिकमेंड करे कि स्टेट की लिस्ट पे पार्लियामेंट को लॉज बनाना चाहिए, तो स्टेट की लिस्ट पे भी वो लॉज बना सकती है। तो यानी या तो राज्यसभा कहे, या दो से ज्यादा स्टेट्स, टू और मोर स्टेट्स पार्लियामेंट से कहें कि हमारे मैटर पे आप लॉज बना दो, तो पार्लियामेंट उसमें लॉज बना देगी। लेकिन वही चीज है कि वो बनाया हुआ लॉज जिन स्टेट्स ने कहा उन्हीं पे लागू होगा। ये नहीं कि कहा एमपी और झारखंड ने और लागू होगा एमपी पे और यूपी पे, ऐसा नहीं है। ठीक, तो इन सब पे यानी लेजिस्लेटिव पावर में क्या होगी, इन सब पे क्या करती है? लॉज बनाती है। ठीक है, ये उसके क्या हो गए? लेजिस्लेटिव पावर। ठीक, और इसमें कुछ बचा? इसमें एक चीज मैं देख लेता हूं कि लॉज बनाने का प्रोसीडिंग पे भी कोई बात है? नहीं है, तो नहीं पढ़ाते, क्योंकि वैसे भी वीडियो लंबा हो गया है। वरना उसमें है कि फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग में किस तरीके से कानून जाके पास होता है, तो है नहीं, तो कोई बात नहीं। इसी पावर में आपके आते हैं ऑर्डिनेंसेस। देखो अभी आपने पढ़ा कि पार्लियामेंट में सेशंस होते हैं, लेकिन सेशंस के बीच में कुछ गैप होते हैं, आपने देखा। ठीक है, तो मान लो जब सेशन में गैप है, मतलब सेशन नहीं चल रहा है, पार्लियामेंट अपनी प्रोसीडिंग में नहीं है, अपनी कार्यवाही नहीं कर रही है, उस टाइम पे किसी अर्जेंट लॉ की नीड आ जाए कि कोई कानून बनाना ही बनाना है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है? ठीक है, कि प्रेसिडेंट जो है वो एम्पावर्ड होता है कि कोई जो है ऑर्डिनेंस पास करेगा। अब प्रेसिडेंट मतलब आप जैसे आगे अभी आप पढ़ चुके हो, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ चुके हो, और आपने यूनियन कैबिनेट पढ़ ली, यानी प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो आपको पता है कि दरअसल जो प्रेसिडेंट करता है वो असल में कैबिनेट करती है। ठीक है, तो वो चीज प्रैक्टिकली उधर है, वो चीज आप जाने रहने मन में। लेकिन यहाँ पे ये कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है? कोई भी ऑर्डिनेंस जो है वो इशू कर सकता है। ठीक है, जब ऑर्डिनेंस अगर इशू है तो वो क्या है? हाउस के पास में अप्रूवल के लिए रखी जाती है। ठीक है, दोनों हाउस के पास अप्रूवल के लिए रखी जाती है। और जब सेशन शुरू होता है, ठीक है, जब सेशन शुरू होता है तो सेशन शुरू होने के 6 वीक के अंदर ही उसको एज अ लॉ पास कर दिया जाना चाहिए। अगर एज अ लॉ पास नहीं होगा तो वो ऑर्डिनेंस वहीं से खत्म हो जाएगा। ठीक, तो यानी इस पर भी लेजिस्लेटिव पावर है उस पर कि उस ऑर्डिनेंस को पुट फोर्थ किया जाता है हाउसेस के पास में, वो उसको पास करती है। ठीक है, और जब सेशन में होता है तो उस पर या तो लॉ बनाया जाता है, अदरवाइज वो तुरंत खारिज हो जाती है। और वहां पे राज्यसभा के पास एक एक्सक्लूसिव पावर, ये एक्सक्लूसिव नहीं कहोगे, ये कहोगे कि हाँ उसके पास एक प्लस पावर ये कि अगर मान लो जो लोकसभा है वो उस समय डिसॉल्व हो चुकी है, अगर नहीं है तो अकेले राज्यसभा भी ऐसा डिसीजन ले सकती है। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे इसकी लेजिस्लेटिव पावर कैसी होती है? जब इमरजेंसी है तो जिस स्टेट में इमरजेंसी है, या अगर पूरे कंट्री में इमरजेंसी है तो जिस स्टेट में इमरजेंसी है उस स्टेट की भी लिस्ट पे यूनियन पार्लियामेंट लॉज बना सकती है। अगर पूरे कंट्री में इमरजेंसी है तो फिर पूरे कंट्री के स्टेट लिस्ट पर भी ये लॉ बना सकती है। यानी यहाँ पे इसका लेजिस्लेटिव पावर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शंस। अब हम लोग आ जाते हैं इसके फाइनेंशियल पावर क्या क्या है। ठीक, फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, फाइनेंशियल पावर कौन कौन से हैं? तो फाइनेंशियल पावर में एक तो ये है कि जो बजट है, ठीक है, तो बजट पास करने का काम ये करती है। ठीक है, और जो बजट पास करने का काम है तो भाई वो इसके फाइनेंशियल फंक्शन में तो आ जाएगा। बजट पास करने का क्या, बजट बनाने का काम भी पूरा जो होता है जिसे एक हिसाब से करते एग्जीक्यूटिव में, लेकिन पास आकर के वो यहीं पे होता है। ठीक है, तो बजट में क्या होता है कि जो पूरा खर्चा और जो अर्निंग होती है उसका सब पूरा एक एस्टिमेट बजट होता है। ठीक है, तो ये सब काम यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होते हैं। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का मतलब है जैसे कोई बजट बनाया गया, उसमें खर्चा डिसाइड कर दिया गया साल में इतना खर्चा होगा, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि खर्चा बढ़ गया, जैसे मान लो कोरोना टाइम आ गया तो देश का खर्चा बढ़ गया। ठीक है, तो पैसा कम पड़ गया, तो उसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होते हैं जो भी संसद से ही यानी पार्लियामेंट से ही पास होते हैं और खासकर लोकसभा से। इसके अलावा वोट ऑन अकाउंट होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब समझ के, अगर पैसा कम पड़ जाए तो और पैसा निकालने की वो है प्रोसेस। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट जानो क्या होता है कि अगर मान लो जैसे बजट पास होता है, ठीक है, अप्रैल में बजट पास होता है, 1 अप्रैल को बजट पास हो गया, या बजट पास होने में थोड़ा देर हो गई, पहले वाला पैसा खत्म हो गया या वो हिसाब में पैसा है, तो खर्चा तो रुक नहीं जाएगा। ठीक है, तो उस समय खर्चा कहाँ से आएगा? तो वो वोट ऑन अकाउंट के थ्रू जो है, जो इंडिया कंसोलिडेटेड
फंड यानी इंडिया की जो देश की पॉकेट है जिसमें पैसा आता है और जहाँ पैसा जाता है तो वहां से वोट ऑन अकाउंट के थ्रू पैसा क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, इसके अलावा सैलरीज पे पार्लियामेंट के मेंबर को कितनी सैलरी दी जाएंगी, कौन से अलाउंसेस दिए जाएंगे, इस पे पार्लियामेंट खुद ही लॉज बनाती है। ठीक है, इसके अलावा टैक्सेज वगैरह पे, इस पे भी लॉज सारे कौन बनाती है, पार्लियामेंट ही बनाती है। बात करोगे जुडिशियल पावर की, जुडिशियल पावर तो कोलेजियम सिस्टम में जो है वो गवर्नमेंट के भी लोग होते हैं, तो इस तरीके से जो है वो आपके जो जजेज होते हैं उनके अपॉइंटमेंट में इनका रोल होता है। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा रोल इनका इम्पीचमेंट में होता है। इम्पीचमेंट में यानी चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो, इम्पीचमेंट के थ्रू जो है, और ये इम्पीचमेंट को ज़्यादा उसमें पढ़ोगे, जब प्रेसिडेंट पढ़ोगे तो वहाँ पे इम्पीचमेंट पढ़ लोगे कि उसका इम्पीचमेंट कैसे होता है, और लोकसभा और इसके अलावा जब आप जुडिशियरी पढ़ोगे तो उसमें पढ़ लोगे। तो यहाँ पे इतना जान लो कि इम्पीचमेंट के थ्रू जो है वो प्रेसिडेंट को, जजेस को, इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जुडिशियल में आ जाएगा कि इनके पास में पनिश करने की पावर होती है। और पनिश किसको कर सकते हैं, जो भी मान लो किसी भी तरीके का पार्लियामेंट के कामकाज में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, ठीक है, या पार्लियामेंट की किसी भी बात को नहीं मानता है, ठीक, तो उसको जो है ये पनिश कर सकते हैं। ठीक है, फिर इलेक्टोरल फंक्शन इनके हैं, फाइनेंशियल, देखो लेजिस्लेटिव हो गई, फाइनेंशियल हो गई, जुडिशियल हो गई, अब इलेक्टोरल फंक्शन। तो अभी थोड़ा सा आपको हिंट दिए थे कि लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है स्पीकर को, वो यही तो इलेक्ट करते हैं, तो उनको इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं राज्यसभा, लोकसभा प्लस जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो मिल करके, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं कौन, लोकसभा और राज्यसभा मिल करके। तो इस तरीके से इनकी इलेक्टिव पावर है, इलेक्टोरल फंक्शन ये इनके हो गए। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, वो लेजिस्लेटिव पावर में आ ही जाएगा। एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल, नो कॉन्फिडेंस मोशन आप पढ़े थे अभी, उसके थ्रू आपने देखा किस तरीके से करते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन में कंट्रोल करना आपने देखा था, इंटरपेलेशन आपने देखा था, क्वेश्चन अवर, ठीक है, तो उसके थ्रू करते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें और भी हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जान लो पहले कि कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करते हैं। अब किस किस तरीके से करते हैं ये यहाँ पे बात है। तो भाई आप यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आप पढ़ ही चुके हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। इसके अलावा आप जो है और क्या पढ़ चुके थे इसके पहले, एडजर्नमेंट मोशन पढ़ ही चुके थे, एडजर्नमेंट मोशन। क्वेश्चन आवर आप पढ़ ही चुके हो, क्वेश्चन आवर में भी कंट्रोलिंग ही तो होती है, क्वेश्चन आवर पढ़ ही चुके हो। इसके अलावा सेंसर मोशन भी है, सेंसर मोशन, मोशंस और बहुत सारे हैं, जैसे मैंने कहा ना, जैसे लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे हैं, कंगारू कट है, ठीक है, और बहुत सारे हैं उसमें। तो सेंसर मोशन में होता है जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन का एक छोटा भाई होता है, ठीक है, ये पूरे मिनिस्ट्री के अगेंस्ट में ये पास होता है, किसी सिंगल पर्सन के अगेंस्ट में पास होता है। इसमें पूरी मिनिस्ट्री को रिजाइन करना होता है, इसमें उस पर्टिकुलर को रिजाइन करना होता है, और वो भी कोई जरूरी नहीं कि वो रिजाइन करे। सेंसर माने निंदा होती है, किसी काम पे उसकी क्या करी जाती है, निंदा करी जाती है, ठीक है। फाइनेंशियल कंट्रोल या मॉनिटरी कंट्रोल करते हैं ये, और मॉनिटरी कंट्रोल करके भी ये जो है एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे कट मोशन है, बहुत सारे कट मोशन है, पॉलिसी कट है, 1 रूपी कट है, टोकन कट है, इस तरीके से आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है। बस ये जानो कि कट मोशन के थ्रू यानी बजट में 1 रुपये कटौती करके 100 रुपये कटौती करके इस तरीके से करके जो है ये मॉनिटरी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे पावर्स हैं जिसमें कि किसी स्टेट का नाम बदल सकते हैं, किसी स्टेट का नेम बदल सकते हैं, स्टेट की बाउंड्री कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। किसी दो कॉमन स्टेट्स के लिए कोई हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, ये सब। अब यहाँ पे बात आ जाती है एक्सक्लूसिव पावर्स की, ये लास्ट है, ठीक है। इसके बाद में जो चीजें इसमें है वो फर्जी चीजें हैं, मतलब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो केवल अब एक चीज जान लो कि एक्सक्लूसिव पावर्स में थोड़ा आप डिफरेंशिएट कर लो। वैसे आप जान चुके हो, लेकिन यहाँ पे जान लो कि लोकसभा और राज्यसभा के पास कौन कौन सी एक्सक्लूसिव पावर्स होती है, यानी जो एक के पास है दूसरे के पास नहीं है। तो जैसे मनी बिल की पावर जो है वो लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। कोई भी मनी बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, यहीं से पास होगा, राज्यसभा के पास केवल 14 डेज के लिए जाएगा, जिसमें ये कोई एडवाइस दे सकती है, खाली वो माने या ना माने ये लोकसभा पे डिपेंड करता है, ठीक है। 14 डेज से ज्यादा अपने पास रोक नहीं सकती, अगर रोकेगी तो माना जाएगा कि इसने पास कर दिया है, ठीक है, और या ये इसको लौटा देगी तो यहाँ पास हो जाएगा, यानी इस पे इसका कुछ कर नहीं सकते। 14 डेज का पढ़ने के लिए दे जाता है, लो पढ़ लो तुम भी खुश हो जाओ। तो मनी बिल पे इसके पास है। इसके अलावा ज्वाइंट सिटिंग होती है,
तो ज्वाइंट सिटिंग में क्योंकि नंबर लोकसभा के पास ज्यादा है, भाई इसके पास भाई 550 है, इसके पास 250 है, ज्वाइंट सेशन में हमेशा लोकसभा की जीत होती है। इसके अलावा क्या बात उसमें क्या था, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में लाया जाता है, तो ये चीज राज्यसभा में नहीं होती है। तो इस तरीके से ज्यादा कंट्रोल अगर कोई एग्जीक्यूटिव पे कर सकता है तो लोकसभा कर सकती है, क्योंकि जो आपकी कैबिनेट है वो केवल लोकसभा के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होती इसके प्रति। नो कॉन्फिडेंस मोशन को लोकसभा में लाया जाता है बस। हाँ, कंट्रोल थोड़ा बहुत ये भी कर सकते हैं, क्योंकि बाकी मोशन जैसे एडजर्नमेंट मोशन है, सेंसर मोशन है, ठीक है, इंटरपेलेशन है, ये सब राज्यसभा भी कर सकती है। अच्छा, राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर क्या है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, यानी जो सिविल सर्विसेज हैं उसके मामले में वो केवल इंट्रोड्यूस कर सकती है राज्यसभा, यानी इस मामले में राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है। दूसरा एक्सक्लूसिव पावर स्टेट लिस्ट के मामले में, यानी स्टेट लिस्ट पे क्लास बनाना है तो राज्यसभा के पास है, तो इसकी एक्सक्लूसिव पावर्स हो गई। ठीक, तो कुल मिलाकर ये चैप्टर है, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू एवरीवन।